हेलो बच्चों, आइए आज की क्लास में हम लोग अपने संविधान के बारे में चर्चा करते हैं। संविधान की अनुसूचियों पे, इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। हमारे संविधान में जो भी अनुसूचियां हैं उनमें क्या वर्णन किया गया है, किसके बारे में बताया गया है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं सबसे पहले, और आसान तरीके में इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला अगर हम लोग बात करते हैं अपने संविधान की, तो जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, तो भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की जो संख्या थी, अगर हम लोग उनकी बात करें तो अनुसूचियों की संख्या 8 थी। मगर वर्तमान की अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्तमान में आज 4 अनुसूचियां अलग से जोड़ी जा चुकी हैं। यानी कि वर्तमान में इन अनुसूचियों की जो संख्या है वो कितनी है, तो आप लोगों को याद करना है कि इनकी जो संख्या बनती है वो बनती है पूरी की पूरी 12। यानी कि एक प्रश्न बनता है, हमारे संविधान में जो अनुसूचियां थी तो कितनी थी, तो यहाँ पर 8 याद रखनी है। अगर हम लोग बात करते हैं तो कितनी याद करनी है, आपको 12 याद करनी है। प्रश्न आता है कि कितनी नई अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, तो आपको बराबर 4 नई अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसे थोड़ा सा अलग से भी ध्यान रखना है कि कितनी नई अनुसूचियां जोड़ी गई, तो आंसर 4 जोड़ी गई हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग चलते हैं एक एक करके, यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपको हम लेके चलते हैं अपने प्रथम अनुसूची पे लेके चलते हैं, पहली अनुसूची। तो हमारे संविधान की जो पहली अनुसूची है, इसमें सबसे पहले बताया गया है कि भारत के राज्य एवं केंद्र शासित राज्य एवं उनके नाम एवं राजधानी एवं उनका जो एरिया है, जो उनका क्षेत्र है, उनके बारे में हमारे संविधान की पहली अनुसूची में चर्चा की गई है। तो जहाँ पर आप नाम समझेंगे हमारे भारत के जितने भी राज्य हैं, तो तत्काल में आपको याद करना होगा हमारे भारत में 28 प्रांतों का वर्णन किया गया है, प्लस इसके साथ 8 केंद्र शासित यानी कि संघ शासित प्रांतों का वर्णन किया गया है, जिनका एरिया एवं उनका क्षेत्र एवं राजधानियों के बारे में पहली अनुसूची में ही बताया गया है। अब चलते हैं हम लोग अपनी दूसरी अनुसूची में चलते हैं। दूसरी अनुसूची में अगर हम लोग बात करें तो अपने भारत के जितने केंद्र के, अगर हम लोग बात क्या करते हैं, केंद्र के जो पदाधिकारी हैं, जिन्हें पदाधिकारी कहा जाता है, तो संघ के संवैधानिक पदाधिकारियों के बारे में वर्णन किया गया है। उनके जो हैं पेंशन, भत्ता, जो वेतन, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात भी करें तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे पेंशन, भत्ता और वेतन इतनी चीज़ों का वर्णन अगर हम लोग बात करें तो भारतीय संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ता, पेंशन के बारे में बताया गया है, जो कि भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची है। तो दूसरी अनुसूची में क्या याद करना है, अगर हम लोग चर्चा करें कि दूसरी अनुसूची में कौन से पदाधिकारियों का पेंशन, वेतन, भत्ता एवं उनके पदों का वर्णन किया गया है, तो उनके जिन पदों का वर्णन है उनमें से समझेंगे भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा पदेन सभापति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो ये जो हमारे भारत के संविधान के उच्च पदाधिकारी हैं, इनको केंद्रीय पदाधिकारी कहते हैं। तो उनके बारे के, उनके पदों के बारे में, उनके वेतन एवं भत्तों का वर्णन किया गया है। बात करते हैं तीसरी अनुसूची की, बात करते हैं तो फिर से हम लोग बात यहाँ समझेंगे कि जो तीसरी अनुसूची है इसमें संविधान में क्या बताया गया है, तो जो पदाधिकारी हमारे वर्णित किए गए हैं अनुसूची 2 में, उन्हीं सभी पदाधिकारियों के बारे में, उनकी शपथ एवं उनकी प्रतिज्ञा के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यानी कि हमारे केंद्र का कोई भी पदाधिकारी जो संवैधानिक रूप से है होगा, वह किसके अंतर्गत शपथ ग्रहण करेगा, तो ध्यान रखना है अनुसूची 3 के अंतर्गत वो शपथ ग्रहण करता है। अगर हम लोग अब बात करते हैं अपनी चौथी अनुसूची की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक शब्द आपको मिलता है सीटों का आवंटन। तो यहाँ समझना है, सीटों का आवंटन नहीं, आपको पूरा समझना है कि संविधान की जो चौथी अनुसूची है, ये अपने भारत के जो 28 राज्य होते हैं, उन राज्यों में से या 8 केंद्र शासित प्रांतों में से अगर हम चर्चा करें, तो इन सभी राज्यों में जो राज्यसभा की सीटें होती हैं, तो यहाँ आपको समझना है राज्यसभा की सीटें। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इन चीजों का जो है आवंटन किया गया है, जो सीट आवंटन है वो कहाँ की सीटें हैं, तो ये चीज आपको वेरी मोस्ट में याद रखनी होगी, राज्यसभा की सीटें। इनका सबसे बढ़िया उदाहरण आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से
अलग अलग राज्यों में जो भी सीटों का आवंटन किया गया है, उनमें से अगर हम बात यूपी की करते हैं तो उसी तरीके में हम अपने ध्यान रखेंगे कि यूपी में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, तो 31 सीटें। यानी कि अगर हम यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ सीटें कितनी हैं, तो यहाँ पर 31 सीटें जो हैं बताई गई हैं। तो अब हम लोग फिर से चलते हैं तीसरी, चौथी, पाँचवीं अनुसूची पे चलते हैं। 4 आपकी हो गई हैं, 5वीं पे चलते हैं, 5वीं अनुसूची सूची। तो अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि 5वीं अनुसूची में क्या बताया गया है। तो आपको ध्यान देना होगा जो हमारा SC और ST वर्ग है, SC ST वर्ग यानी जो हमारा अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है, उसके बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है और उनके शासन प्रशासन एवं उनका अधिकार क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। तो बिल्कुल इसे ध्यान रखेंगे। संविधान की जो है 5वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है, तो ध्यान रखना है 5वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है SC ST का जो है इनका शासन व प्रशासन के बारे में बताया गया है एवं उनका जो अधिकार क्षेत्र बनता है या उनका विशेष क्षेत्र है जहां पर ये पाई जाती हैं, इनके बारे में वर्णन किया गया। बात 6वीं की हम लोग करते हैं। 6वीं अनुसूची की सबसे प्रमुख विशेषता की अगर बात करें तो 6वीं अनुसूची जो आपकी आती है, इसमें मुख्यतः अगर बात करें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम यानी कि यहाँ पर आप समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले असम, फिर बात करेंगे मेघालय की, फिर बात करेंगे त्रिपुरा की, फिर मिजोरम। यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये जो हमारे 4 राज्य हैं, इन राज्यों को हम लोग पूर्वोत्तरी राज्य कहते हैं। इन राज्यों को क्या कहा जाता है, पूर्वोत्तरी राज्य कहा जाता है। तो पूर्वोत्तर के कितने राज्यों को उठाना है, पूर्वोत्तर के केवल 4 राज्यों को उठाना है। इन राज्यों में मुख्यतः अगर हम बात करें तो सिर्फ क्या बताया गया है, SC व ST जो जाति है उसके शासन प्रशासन एवं उसके क्षेत्र के बारे में, कार्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। 6वीं अनुसूची विशेषतः पूर्वोत्तरी राज्यों की महत्वपूर्ण अनुसूची मानी जाती है। अगर हम 6वीं के पहले 5वीं की बात करें तो बात दोनों में तो लगभग एक ही है। उसमें जो बताया गया है उसमें संपूर्ण भारत के बारे में बताया गया है, संपूर्ण भारत के SC ST वर्ग के बारे में। मगर यहाँ जो 6वीं अनुसूची है वो आपको अलग से याद कर लेना है, केवल पूर्वोत्तरी के बारे में बताया गया है। 7वीं अनुसूची में हम लोग चलते हैं, यानी कि जो हमारी 7वीं अनुसूची है, तो 7वीं अनुसूची के बारे में क्या पढ़ना है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर होती है कि 7वीं अनुसूची में क्या विषय है, इसका विषय क्या है। तो 7वीं अनुसूची का मुख्य विषय आता है शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। अच्छा, इसे शक्तियों के विभाजन के बजाय आप लोग सूची भी कह सकते हो, सूची का विभाजन, शक्ति का विभाजन, या फिर इसका एक नाम और आप ले सकते हो विषय का विभाजन, विषयों का विभाजन यानी कि विषय का विभाजन या सूची का विभाजन, इन नाम से आप इसे जान सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर ये जो सूचियों का विभाजन किया गया है वो कितने प्रकार से किया गया है। तो यहाँ आप समझेंगे ये जो विभाजन है मुख्यतः 3 प्रकार से किया गया है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं तो वो समझ लेना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि 3 प्रकार कौन कौन से हैं। एक सूची होती है संघ की सूची या केंद्र की सूची, केंद्र की सूची होती है। एक होती है जिसे हम राज्य सूची के नाम से जानते हैं, और अगली सूची जिसे तीसरे नंबर की या तो समवर्ती बोलेंगे और या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं, या तो समवर्ती सूची बोलो या तो इसे अवशिष्ट सूची कहा जाता है, अवशिष्ट सूची के नाम से जाना जाता है। मगर यदि हम बात करते हैं अपने इन सूचियों के बारे में तो यहाँ पर एक बात आपको समझना है कि जैसे अभी यहाँ बात करी जा रही है कि संघ सूची, अवशिष्ट सूची, इसके बारे में बताया गया, तो इसको अगर हम लोग देखें कि किस तरीके से इसे ध्यान देंगे तो यहाँ पर संघ सूची जब अपना संविधान बन के तैयार हुआ था, अगर इसके बारे में हम लोग बात करें नई लाइन से,
जो 7वीं अनुसूची है ये कितने भाग में बटी है, तो यहाँ पर एक बताया गया है संघ में बटी है, दूसरे में राज्य में बटी है और तीसरे में समवर्ती में बटी हुई है। अब प्रश्न ये आता है कि अपनी 7वीं संविधान की जो अनुसूची है, ये अनुसूची संघ सूची में ये जो विषयों की चर्चा की गई है, विषयों की चर्चा की गई है या शक्तियों की चर्चा इसमें की गई है या जो सूचियों के बारे में बताया गया है, तो संघ के पास कितने विषय हैं, कितने पावर्स हैं, तो तुमको बताएं। अगर हम हैं की बात करते हैं और अगर हम इसमें एक प्रश्न और बनेगा थी की बात करते हैं, तो यहाँ 2 प्रश्न बनते हैं। संघ के पास अगर हैं की बात करेंगे तो 100 विषय हैं, अगर हम बात करेंगे राज्य के पास तो 61 विषय हैं, अगर हम बात समवर्ती की करेंगे तो इनके पास 52 विषय हैं, 52 पावर हैं। जिनके कानून कौन बनाएगा, तो संघ सूची के कानून केंद्र सरकार तैयार करती है, राज्य सूची के जितने विषय होते हैं उनमें राज्य सरकार कानून बनाती है। और अगर कहीं हम समवर्ती की बात करते हैं तो समवर्ती सूची जो होती हैं वो संघ एवं केंद्र राज्य दोनों की होती हैं, यानी केंद्र और राज्य दोनों की होती हैं। तो ये परंतु यहाँ सबसे प्रमुख बात होती है जब कहीं मतभेद होता है, तो ऐसी परिस्थिति में जब केंद्र और राज्य के बीच मतभेद हो जाता है तो यह जो 52 सूचियां हैं ये सीधे प्लस हो जाती हैं, किसमें, वो केंद्र में जुड़ जाती हैं, यानी राज्य का अधिकार समाप्त हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, यानी कि जब अपना संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, तो उस दौरान अगर हम बात करते हैं इन्हीं सूचियों की जो संख्या, तो यहाँ पर 99 थी और राज्य के पास कितनी थी, 66 थी, और समवर्ती सूची के पास कितने थे, तो यहाँ याद कर लीजिए 47। ये क्या याद करना है, 47 विषय। यानी कि हम बात करेंगे जब अपना संविधान बनकर तैयार हुआ था तो संघ सूची में कितने विषय थे, तो 99 विषय थे। राज्य सूची में कितने विषय थे, तो 66 विषय थे। समवर्ती की बात करेंगे तो 47 विषय थे। मगर यदि हम बात आज की करेंगे, आज वर्तमान की करेंगे, तो वर्तमान में 100 विषय केंद्र के पास हो चुके हैं और उसके बाद बात करेंगे 66 विषय के बजाय 61 विषय हो गए हैं और यहाँ 47 के बजाय 52 विषय हो चुके हैं। ये ध्यान रखना है। ये है आपकी कौन सी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं है। फिर अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले 8वीं अनुसूची की बात करते हैं, अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची का संबंध है भारतीय भाषाओं से, भाषाओं का वर्णन। तो यहाँ पर भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो यहाँ समझने वाली बात है कि कितनी भाषाएं, तो जब अपना संविधान, वही बात आई कि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, तब की बात करें तो बराबर 14 भाषाएं थीं। मगर यदि हम आज की बात करते हैं तो 22 हैं। ये दोनों प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, थी और हैं के बारे में बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देना होता है, क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाने वाले प्रश्न होते हैं कि पूछा क्या गया और आपने जवाब किस चीज़ का दिया हुआ है। तो यहाँ पर भाषाएं कितनी थी, 14 थी। तो अगर हम लोग बात भी करें कि यहाँ पर सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन से, फिर 71वां संविधान संशोधन से, फिर उसके बाद 92वां संविधान संशोधन से हमारे संविधान में जो है भाषाएं जोड़ी गई। यहाँ 1967 में जोड़ी गई और उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो अपना संविधान संशोधन हुआ था, ये 1992वां की बात करते हैं और उसके बाद जो 92 है, जिसे हम 92वां संविधान संशोधन कहते हैं, ये 2003 में हुआ था। तो ऐसी परिस्थिति अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो इसमें सबसे पहले सिंधी जोड़ी गई थी, यानी 14 + 1 बराबर सिंधी, इसे याद कर लेना है। और उसके बाद आपको याद करना है कि बराबर 15 हुई। अब उसके बाद आपको याद करना
15 + 3 बराबर नमक, नमक याद कर लेना है, बराबर कितनी हो गई 18। और उसके बाद आप 92वें संविधान संशोधन 2003 की हम बात करेंगे तो वहां आप क्या याद करेंगे 18 + 4 बराबर बोडोमस, यानी कि बोडोमस। इसे याद ऐसे कर सकते हैं क्योंकि एक बढ़िया सा ट्रिक बनती है, क्योंकि नमक का मतलब एक एक अक्षर को अलग करना है, वर्ण को अलग कर लेना है। न से नेपाली होती है, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। इसे याद रखना है, नेपाली हो जाएगी और उसके बाद म से क्या हो जाएगी मणिपुरी हो जाएगी और उसके बाद क से क्या हो जाएगी कोंकणी। यहाँ पर इनको बिल्कुल ध्यान रखना है। नमक कब डाला गया तो वो 71वां संविधान संशोधन के माध्यम से डाला गया है। तो 15 के बाद 3 बराबर 18 हुई और उसके बाद अगर बात करेंगे तो 92वां से 2003 में अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो 18 + 4 भाषाएं यहाँ पर जोड़ी गई। और ये जो भाषाएं जोड़ी गई वो कौन सी थी, ये 4 भाषाएं थी। ये जो बा है वो बोडो को प्रदर्शित करता है और जो डा है वो डोगरी को प्रदर्शित करता है और मा है मैथिली को प्रदर्शित करता है और सा संथाली। तो बराबर आपके संविधान में कितनी भाषाएं हो गई 22, यानी कि आज हमारी 22 भाषाएं वर्णित हैं। कौन सी अनुसूची, वेरी मोस्ट 8वीं अनुसूची, पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। 8वीं अनुसूची से क्वेश्चनों को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से पूछा जाता है। फिर बात करते हैं हम लोग 9वीं अनुसूची। तो पहला प्रश्न आता है कि अगर हम इस जगह पर थोड़ा सा आपको बताएं कि किस तरीके से, जैसे अभी हम चर्चा करें कि इसके पहले 8वीं हमने पढ़ी, फिर आज 9वीं, फिर 10वीं, फिर 11वीं और फिर 12वीं पे हम लोग चर्चा करें, जिसे अनुसूची कहते हैं, अनुसूची। तो यहाँ पर देखते हैं इसमें भाषाएं हैं, तो यहाँ 14 थी और 22 हैं। ऐसे पे हम लोग ध्यान देते हैं, ऐसे ध्यान देते हैं। मगर हमारे संविधान में अनुसूचियां अगर हम बात करें कितनी थी तो उसका जवाब आपको क्या करना है। अनुसूचियां यहाँ पर हमारी जो थी वो 8 ही थी। ये सारी अनुसूचियां जो आप देख रहे हैं जिनमें हम प्लस लगाए हुए हैं, ये सारी की सारी अनुसूचियां जो हैं वो बाद में जोड़ी गई हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सारी अनुसूचियां अगर हम चर्चा करें तो ये अनुसूचियां जो हैं 26 नवंबर 1949 के बाद में जोड़ी गई हैं। कब जोड़ी गई हैं ध्यान रखना है, जब संविधान आपका लागू हो गया तो उसके बाद इनको सबसे पहले जोड़ा गया है। अब यहाँ पर हम चलते हैं 9वीं में क्या जोड़ा गया है। तो जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है इसमें जिसे हम भू सुधार कहते हैं या फिर यहाँ पर भूमि अधिग्रहण या संपत्ति अधिग्रहण की हम बात करें, भूमि ना भी रखें, यहाँ पर संपत्ति अधिग्रहण करते हैं, इसे यहाँ पर जो है जोड़ा गया है। ध्यान रखेंगे आप लोग, यानी कि संपत्ति ग्रहण को जोड़ा गया है। अच्छा, किस संशोधन से जोड़ा गया है तो वो चीज आप अलग से याद रखेंगे। प्रथम संविधान संशोधन था। कौन सा संशोधन याद रखना है, प्रथम संविधान संशोधन था। और प्रथम संविधान संशोधन जो है वो 1951 में हुआ था। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जब अपना संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसके बाद पहला संशोधन अगर कहीं पर हुआ तो वो आपको याद रखना है वो कहाँ हुआ, अनुसूचियों में हुआ। यानी कि भारत के संविधान में पहला संशोधन कहाँ पर हुआ है तो पहला संशोधन ही अनुसूचियों में हुआ। और कौन सा हुआ है तो याद रखना है ये है संविधान का सबसे पहला संशोधन। रट लीजिए, बिल्कुल वेरी मोस्ट क्वेश्चन होता है। यानी कि 9वीं अनुसूची का संबंध या तो भू सुधार से है या भूमि अधिग्रहण या संपत्ति अधिग्रहण से है, जो कब यहां पर जोड़ी गई थी तो वो आप अलग से याद रखेंगे भाई, वो 1951 में जोड़ी गई थी। तो फिर चलते हैं हम लोग अगली अनुसूची पे चलते हैं। प्रश्न आपका बनता है 10वीं अनुसूची जो होती है वो संबंध है आपका दल बदल, जिसे हम लोग कहते हैं दल बदल। तो दल बदल अधिनियम यहां पर लाया गया था। दल बदल निरोधक अधिनियम कहा जाता है इसे, ये शब्द नहीं भूलना है, दल बदल निरोधक अधिनियम, दल बदल निरोधक
अधिनियम इसको कहा गया। और अगर हम लोग बात करें तो ये दल बदल निरोधक अधिनियम जो है 52वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 52वां नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था, ये 1985, बिल्कुल याद रखना, भूलना नहीं भाई, 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ है जिसमें इसे जोड़ा गया था। यानी कि ये अनुसूची जोड़ी गई अनुसूची है और ये अनुसूची जोड़ी गई है, ये अनुसूची जोड़ी गई और ये भी अनुसूची जोड़ी गई है। ये संविधान में थी नहीं, इनको अलग से जोड़ा गया। अब हम लोग बात करते हैं अपनी 11वीं अनुसूची की। वेरी मोस्ट 11वीं अनुसूची होती है, इसको हम लोग बोलते हैं पंचायती राज। पंचायती राज के नाम से इसे जाना जाता है, या फिर इसे ये भी कह सकते हैं ग्राम पंचायतें। इसको ग्राम पंचायतों के नाम से या पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग बात करें तो इसे मूलतः अगर हम देखते हैं तो जो कहा जाता है कि ये जो विषय है जिसे हम लोग बोलते हैं पंचायती राज या ग्राम पंचायतें, ये जोड़ी गई तो इसमें जो बनाए गए, जो शक्तियां दी गई, जो इसमें पावर दिए गए, वो कितने दिए गए। तो ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 29 विषय। यानी कि अगर हम बात करेंगे अपनी पंचायती राज में कुल कितने विषय आते हैं, तो कितने आते हैं यहाँ याद रखना है, 29 विषय आते हैं। और 29 विषय में से भी अगर चर्चा करी जाए तो ये पूरे के पूरे हमारी ग्राम पंचायत या ग्राम सभाएं जो होती हैं, जो गठित होती हैं, ये उनके अधिकार के रूप में यहाँ जोड़ा जाता है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो अनुसूची रही है वो किससे करेंगे, तो यहाँ ध्यान देना, ये जिसे हम बोलते हैं 11वीं और जिसे हम लोग बोलते हैं 12वीं, तो इसको ध्यान रखना है, ये 73वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी 1992 में। और अगर हम बात करेंगे ये जिसे 12वीं अनुसूची कहते हैं, इसे नगर पालिका के नाम से जाना जाता है, नगर पालिका। तो ये जो नगर पालिका के नाम से जाना जाता है, इसे हम लोग 74वें संविधान संशोधन जिसे हम लोग कहते हैं, ये 1993 में इसे जोड़ा गया था। अब प्रश्न यहाँ पर एक और बनता है कि जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पंचायती राज के पास, ग्राम पंचायतों के पास कुल कितने पावर होते हैं, तो 29 पावर होते हैं। यानी कि 29 शक्तियाँ इनके पास होती हैं जिन पर आपका ग्राम प्रधान या फिर जो भी मुखिया है गाँव का, वो 29 विषयों पर अपने पावर, अपने कानून बना सकता है। अगर हम बात करते हैं नगर पालिका की, तो नगर पालिका यानी जो नगर अध्यक्ष होता है, इसको कितने विषय दिए गए हैं, तो आपको याद कर लेना है, इसे 18 पावर दिए गए हैं। 18 चीज़ों पर कानून बनाने का अधिकार होता है, 18 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है नगर अध्यक्ष को, जिसे हम लोग 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़े थे। तो अब प्रश्न ये बनता है कि जो अपने भारत के संविधान की जो आज वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, इनमें संपूर्ण संविधान जो कहा जाता है 395 अनुच्छेद, 22 जो हैं भाग और 12 अनुसूचियां हैं, इनको किस तरीके से विधिवत व्यवस्थित किया गया है, तो 395 अनुच्छेदों को कितने अनुसूचियों में बांट के रखा गया है, तो हाँ याद कर लेना है, वर्तमान की 12 अनुसूचियों में संपूर्ण संविधान बटा हुआ है।